गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इस चैप्टर के काफ़ी इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस चैप्टर में जो 5 मेथड्स हैं गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, उनको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड्स यूज़ करते हैं गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए, स्पेशली जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं, तो उसमें गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय हमको असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना होता है और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। तो इस अमाउंट को कैलकुलेट करते समय इन्वेस्टमेंट्स की फिगर पे हमको खास ध्यान देना होगा कि हमको इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं या नहीं दिए हैं बैलेंस शीट में, और अगर दिए हैं तो उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में हमको असेट साइड और लायबिलिटी साइड बहुत सारे अमाउंट्स मिलेंगे। उन अमाउंट्स में आप देखेंगे कि असेट साइड इन्वेस्टमेंट्स लिखा होता है। इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड भी हो सकते हैं, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, और ये नॉन ट्रेड भी हो सकते हैं। तो हम इन इन्वेस्टमेंट्स को ट्रेड माने या नॉन ट्रेड माने, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम ट्रेड मानते हैं तो क्या डिफरेंस आ जाएगा कैलकुलेशन में, या नॉन ट्रेड अगर हम मान लेते हैं तो कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग डिस्कस कर लें। देखिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, दोज इन्वेस्टमेंट्स that are made in another enterprise for the furtherance of own business। मतलब किसी दूसरे बिजनेस एंटरप्राइज में आपने पैसा इसलिए इन्वेस्ट किया जिससे कि आप खुद के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो ये है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस को फर्दर करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो ये है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि जब हम अपने सरप्लस फंड्स को, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसको हम इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरी कंपनी में फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। हम ये इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल है। उन फंड्स को रखने से अच्छा है कि उन फंड्स को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें, और अगर हम उन फंड्स को इन्वेस्ट कर देंगे तो उससे हमें कुछ इनकम होगी। तो अपने एक्स्ट्रा फंड्स को हम इन्वेस्ट करते हैं और उससे हम कुछ इनकम अर्न करना चाहते हैं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का पर्पस ये है, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो नॉर्मली बहुत सारे लोग करते हैं। उनके पास जो सरप्लस फंड्स अवेलेबल होते हैं उसको हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर कर देते हैं, जिससे कि हमको कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे या डिविडेंड मिलता रहे। तो ये तो हो गया इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं दिया है तो तरीका होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इस कैलकुलेशन को करते समय जब आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जैसी फिगर बैलेंस शीट में असेट साइड दी रहेगी तो आप क्या करेंगे। आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। और सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में अगर ट्रेड या नॉन ट्रेड लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है, तो आप क्या कंसिडर करोगे उसको। तो इसका आंसर तो इसके नीचे बॉक्स में ही लिखा हुआ है, अनलेस इन्वेस्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। जब तक ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्ड स्पेशली ना लिखा हो तब तक आप इन्वेस्टमेंट्स को नॉन ट्रेड ही कंसिडर करोगे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हम गुडविल कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते। मतलब जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे
तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को आप कंसिडर नहीं करेंगे। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जब तक इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ना लिखे हों तब तक उनको आप नॉन ट्रेड ही मानेंगे। तो बैलेंस शीट में तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो इसको आप ट्रेड नहीं मान सकते, इसको आप नॉन ट्रेड ही मानेंगे अपने आप। अब देखते हैं हमको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट कैपिटल इंप्लॉयड बाय लायबिलिटीज अप्रोच एंड असेट अप्रोच। हमको कैपिटल इंप्लॉयड की फिगर चाहिए। कैपिटल इंप्लॉयड होता है असेट माइनस लायबिलिटी, जिसको हम लोग नेट असेट्स भी बोलते हैं। और अगर असेट आपको दिए ही नहीं है तो लायबिलिटी साइड से ही आप इजीली निकाल सकते हो कैपिटल इंप्लॉयड। अब देखिए कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। हमको लायबिलिटीज भी दिए हैं, हमको असेट्स भी दिए हुए हैं। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल्स ऑलरेडी आपको दे रखी हैं, तो बैलेंस शीट में दोनों पार्टनर्स की कैपिटल्स आपको दी हुई हैं 2 लाख रुपीज़, तो आपने लिख दिया 2 लाख। कैलकुलेशन में चेक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, अमृत और सुधीर की कैपिटल आपको दी है 2 लाख। उसके बाद बैलेंस शीट में जो रिजर्व है, रिजर्व भी पार्टनर्स को ही बिलोंग करता है, बिकॉज रिजर्व एक्चुअली मीन्स द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट पार्टनर्स ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, दिस ऑल्सो फाइनली बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, तो ये भी पार्टनर्स की कैपिटल का ही पार्ट हो जाएगा। तो कैपिटल्स में ही देखिए इसको ऐड किया गया है, पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, फिर रिजर्व उसमें ऐड किया गया है, तो टोटल आ जाता है 5,80,000 रुपये, 5,80,000 रुपीज़। इसमें से हम माइनस करते हैं जो हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यानी कि जो फिक्टिशियस असेट्स होते हैं। फिक्टिशियस असेट्स को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता। ये है हमारा फिक्टिशियस असेट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। साथ में बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी दे रखा है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है, और अभी मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट्स को आप बाय डिफॉल्ट नॉन ट्रेड कंसिडर करते हो। तो देख लेते हैं अब क्या किया जा रहा है इसका। तो सबसे पहले तो हमने कैपिटल कैलकुलेट कर लिया 5,80,000 रुपीज़, इसमें से माइनस किया इन्वेस्टमेंट्स। अभी हमने डिस्कस किया कि हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपने 1 लाख रुपए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हटा दिया है। गुडविल की वैल्यू जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी होती है उसको भी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि हम नई गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो पुरानी गुडविल को हमेशा हटा दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। और फिक्टिशियस असेट्स को भी कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता, तो उसको भी हमने हटा दिया। तो टोटल 1,80,000 रुपीज़ आपको हटा देना है। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 4 लाख रुपीज़। तो जहां कहीं भी फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल है उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, और फिक्टिशियस असेट्स को तो वैसे भी हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। तो ये है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। लाइबिलिटीज़ की फिगर यूज़ करके हमने 4 लाख रुपए आंसर निकाल लिया है। अब हम असेट साइड अप्रोच यूज़ करते हैं। देखिए असेट साइड अगर अप्रोच हम यूज़ करें तो सबसे पहले हमको देखना है टोटल असेट्स। टोटल असेट्स हैं हमारे 7,80,000। इसमें से अभी हमने डिस्कस किया कि हमको इन्वेस्टमेंट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, हमको जो पुरानी गुडविल है उसको भी कंसिडर नहीं करना चाहिए, हमको जो फिक्टिशियस असेट्स हैं उनको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इन तीनों को हमको यूज़ नहीं करना है। और हमने अभी फॉर्मूला भी डिस्कस किया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। तो असेट्स में से अगर आप लाइबिलिटीज़ को हटा देंगे तो कैपिटल आपकी आ जाएगी। तो ये देखिए टोटल असेट्स हमारे 7,80,000। इसमें से हम क्या कंसिडर नहीं कर रहे हैं, फिक्टिशियस असेट्स अभी मैंने बताया कंसिडर नहीं होगा, पुरानी गुडविल भी कंसिडर नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट्स भी कंसिडर नहीं होंगे। तो असेट जो टोटल आपके 780 हैं उन असेट्स में से भी आपने 3 असेट्स पहले तो हटा दिए। इन तीनों का टोटल कितना है 180। तो 780 में से 180 हट गया तो बचा 6 लाख रुपीज़। और उसके बाद आपने क्या किया, 2 लाइबिलिटीज़ जो आपको माइनस करनी थी वो भी आप माइनस कर दीजिए, जो 2 और लाइबिलिटी आपको माइनस करनी है, क्योंकि कैपिटल का फॉर्मूला होता है असेट माइनस लाइबिलिटी। क्लास 11th में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा था। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल।
तो असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को अगर आप थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो हो जाएगा कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। तो असेट हमारे टोटल कितने थे 780 में 3 असेट्स को तो हमको कंसिडर ही नहीं करना है, तो 3 असेट्स को तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। तो यहाँ पे जो 3 असेट्स थे उनको हमने कंसिडर किया नहीं। कौन कौन से? फिक्टिशियस, गुडविल और इन्वेस्टमेंट। 3 असेट पहले हमने हटा दिए और उसके बाद लाइबिलिटी माइनस कर दी। तो लाइबिलिटी देखिए हमको कौन कौन सी दी थी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमको लाइबिलिटी दी है क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल असेट्स 780, कैपिटल कैसे निकलती है? असेट माइनस लाइबिलिटी। तो असेट कितने हैं हमारे? 7,80,000। उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दी हमने, कौन कौन सी? 2 लाइबिलिटी माइनस कर दी। और असेट्स में भी हमने पहले तो 3 असेट्स को हटा ही दिया, गुडविल भी हटा दिया, इन्वेस्टमेंट भी हटा दिया और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी हटा दिया। तो असेट्स में से पहले आपने 3 असेट्स को हटाया क्योंकि इनको आपको कंसिडर करना नहीं है एज एन असेट, और उसके बाद उसमें से लाइबिलिटी अगर आप माइनस कर देंगे तो कैपिटल आपकी फिर से 4 लाख रुपए आ जाएगी जो ऊपर आया था आंसर। तो लाइबिलिटी साइड से भी सेम आंसर आ रहा है और असेट साइड अप्रोच अगर हम यूज़ करें तो भी हमारा आंसर देखिए सेम आ रहा है 4 लाख रुपीज़। तो दोनों ही तरफ से हमारा आंसर 4 लाख आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब कभी भी हमको कैपिटल इम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कैपिटल इम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है असेट माइनस लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। और असेट में आप कभी भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर मत करिए एज एन असेट। जो बैलेंस शीट में गुडविल दी है उसको हम लोग ओल्ड गुडविल बोलते हैं, उसको भी कंसिडर मत करिए। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग फिक्टिशियस असेट भी बोल देते हैं, उसको भी आप एज एन असेट कंसिडर मत करिए। तो असेट में 3 चीज़ों को हमें एज एन असेट कंसिडर ही नहीं करना है। तो असेट की जो टोटल फिगर है उसमें से पहले तो इन 3 चीज़ों को आप हटा दें, उस फिगर को आप यहाँ पे यूज़ करें और माइनस कर दें आउटसाइड लाइबिलिटीज़, तो आपकी कैपिटल आ जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो हमको रिक्वायरमेंट है वो कैपिटलाइजेशन मेथड्स में पड़ता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो उनमें हमको इसका यूज़ पड़ता है। तो जब आप इन फॉर्मूलाज को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करिए। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में देखिए किया भी जा रहा है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन। तो बैलेंस शीट आपको दी हुई है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट 125 है, यू आर टू कैलकुलेट गुडविल at 3 years purchase of super profits if the normal rate is 15% of capital employed। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा बहुत ही सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 1,25,000, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमको दिया है 15%, कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने देखा कैसे निकलता है, असेट माइनस लाइबिलिटी। तो हमको असेट्स भी दिए हैं, लाइबिलिटीज़ भी दिए हैं, हम किसी भी अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। हम लाइबिलिटी का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं और हम असेट का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल एग्जाम्पल की ही तरह दिया हुआ है, ये देखिए। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच और असेट साइड अप्रोच दोनों आपको दे रखा है। लाइबिलिटीज़ में क्या करना है, जितनी भी कैपिटल्स हैं पहले उनको ऐड किया, उसके बाद रिजर्व्स को भी ऐड कर लिया, टोटल 7 लाख आ गया। उसमें से हमको जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हटाना है और जो फिक्टिशियस असेट हैं उनको हटाना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5,50,000 रुपीज़। और असेट साइड अप्रोच अगर हम यूज़ करते हैं तो असेट साइड अप्रोच देखिए, टोटल असेट्स हैं हमारे 11 लाख, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट हटाना है, इसको यूज़ नहीं करेंगे। फिक्टिशियस असेट को हटाना है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, इसको हटाइए और 50,000 इसको हटाइए। तो टोटल 11 लाख रुपए में 1,50,000 तो हट गया, तो ये बचा 9,50,000 रुपये। और 9,50,000 में आप क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो जो भी लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं देखिए यहाँ पे, टोटल 9,50,000 था,
उसमें से लाइबिलिटीज़ को हमने माइनस कर दिया, जो भी 3 लाइबिलिटी आपको दी थी, करंट लाइबिलिटी ध्यान रखिएगा, जो करंट लाइबिलिटी आपको दी है उनको आपने हटा दिया 4 लाख रुपए, तो फिर से आपका 550 आ गया। तो लाइबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों अप्रोच से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है तो सुपर प्रॉफिट हम इजीली निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल, तो सुपर आ गया, और सुपर को आप 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो गुडविल आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है 3 ईयर्स परचेज, तो गुडविल हमारी इस तरह से आ गई। तो ये काफ़ी सिंपल है, सिर्फ हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय ये ध्यान रखना है कि हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को एज एन असेट कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिए हैं तो उसको आप कंसिडर कर लीजिए, लेकिन अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिए हैं तो उसको आप एज एन असेट कंसिडर मत करिए। साथ ही साथ जो ओल्ड गुडविल दी है बैलेंस शीट में उसको भी कंसिडर मत करिए, और फिक्टिशियस असेट्स को भी एज एन असेट कंसिडर मत करिए। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है हमारा असेट माइनस लाइबिलिटी, तो उसमें लाइबिलिटी का मतलब क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उसमें लाइबिलिटी का मतलब होगा आउटसाइड लाइबिलिटी, जो हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं स्पेशली, और असेट्स जो भी टोटल असेट्स हैं आपके, उसमें आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं करेंगे, फिक्टिशियस असेट काउंट नहीं करेंगे, और जो बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल दी है उसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल असेट्स में से इन 3 असेट्स को पहले आप हटा देंगे, उसके बाद जो फिगर आएगी वो यहाँ रखेंगे, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर लेंगे, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। क्वेश्चंस ये पीछे दिए भी होंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 24 सभी स्टूडेंट्स देख लेंगे, बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन को आप देख लें। इलस्ट्रेशन नंबर 27 को भी देख लीजिए, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें कोई भी डाउट होता है किसी भी स्टूडेंट को तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज़रूर पूछ लें। तो आई होप ये टॉपिक सभी को समझ में आया होगा। इन केस स्टिल देयर इज़ एनी डाउट, you can message me over WhatsApp and get your doubts cleared. Thank you so much. God bless you.